हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। सो वेलकम अगेन टू नर्सिंग अड्डा 24/7। आई एम महक शोकंद, योर नो नर्सिंग एजुकेटर। और बच्चों, आज ये वीडियो मैं उन सभी बच्चों के लिए लेकर के आई हूं जो इस बार आरआरबी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट का जो एग्जामिनेशन है उसे क्रैक करना चाहते हैं। आप सब जानते हैं कि अगर मैं आज की डेट की बात करूं, आज से अगर हम हिसाब लगाते हैं, वैसे तो 10 से 12 के बीच में आपको कभी भी एग्जाम हो सकता है। अगर आप ये मान के चलते हैं कि 10 तारीख को आपका पेपर है, तो हमारे पास लगभग 1 महीना है, जबकि फरवरी में आपके पास टोटल 30 डेज नहीं होते। तो आप ये मान के चलिए कि वी हैव लेस देन 30 डेज फॉर योर एग्जामिनेशन, राइट। अब इस लास्ट के 1 महीने में किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो नर्सिंग को लेकर तो भरपूर कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ रहे हैं। उन्हें कॉन्फिडेंस है कि मैम नर्सिंग तो हमारा बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन नॉन नर्सिंग की तरफ शायद वो इतना ध्यान नहीं दे पा रहे, या शुरुआत में नहीं दिया, या अब कुछ नया सीखने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप इस वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ आप लोगों के लिए रहने वाली है। इस एक वीडियो में आप ये मान के चलिए कि आपको रामबाण मिल जाएगा कि आपको किस तरीके से पूरा नॉन नर्सिंग तैयार करना है। इस जो एंड मोमेंट होता है ना, बहुत सारे बच्चे गलती क्या करते हैं, सबसे पहले उनके दिमाग में ये चीज आती है कि मैम नए नए कंसेप्ट सीख लेते हैं, मैथ्स अभी पढ़ना शुरू करूंगा, रीजनिंग अभी पढ़ना शुरू करूंगा। लेकिन अगर आपने अपने जितने भी आपने कभी भी किसी भी मेंटोर के मुंह से सुना होगा, उन्होंने ये जरूर बोला होगा कि भाई लास्ट मोमेंट पे जाकर के अगर तुम कुछ नया सीखने की कोशिश करोगे, वहां से आप में पैनिक क्रिएट होता है, क्योंकि चीजें समझ में आ भी सकती हैं और नहीं भी आ सकती, और जो चीज समझ में नहीं आती वो पैनिक क्रिएट करती है। तो जो भी आपकी नॉलेज है उसको किस स्ट्रेटेजिक तरीके से आपको यूज करना है अपने एग्जाम को क्रैक करने के लिए। और आप ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि भले से नर्सिंग का जो वेटेज है वो 70% का है और नॉन नर्सिंग मात्र 30% की आती है, लेकिन अगर आप ये मान के चल रहे हैं कि भाई नर्सिंग में पढ़ के जा रहा हूं, तो नर्सिंग तो हर कोई पढ़ के जाएगा। सिर्फ एक नॉन नर्सिंग ऐसी चीज है जो आपको उस क्राउड से डिफरेंट बनाएगी, या तो फिर आपको आगे लेके जा सकती है ना। तो चलिए आइए फटाफट देखते हैं कि किस तरीके से आपको आखिरी के इस महीने में अपना जो नॉन नर्सिंग है, जो नॉन टेक्निकल पोर्शन है, उसको कैसे टारगेट करना है और किस तरीके से आप तैयारी करें कि आपको चीजें भी याद रहें। और आप जो है पेपर में अगर इस ट्रिक तो क्या, ये मैं आपको तरीके बताने वाली हूँ, या कैसे आपको चीज़ों को लास्ट एक महीने में आपको कैसे याद करना है, कैसे पढ़ के जाना है, वही सब कुछ हम आज डिस्कस करेंगे। लेकिन यकीन मानिए, अगर आपने इस तरीके से पढ़ाई की तो आपके काफ़ी अच्छे नंबर आ सकते हैं। एक एक करके हम शुरुआत करेंगे। कहाँ से शुरुआत करते हैं, पहले तो हम देख लेते हैं कि हमारा रफली आपका जो भी पूरा सिलेबस है उसमें नॉन नर्सिंग में आपसे क्या क्या पूछा जाता है। नॉन नर्सिंग के बच्चों अगर मैं बात करती हूँ तो जनरल साइंस आएगा, जो कि आपके पास 10 मार्क्स का होता है। देन यू हैव जनरल स्टडीज एंड जीके, जनरल नॉलेज और जनरल स्टडीज का एक पोर्शन आता है जो अगेन आपके पास 10 मार्क्स का होता है। क्वांट और रीजनिंग, क्वांट इज मैथमेटिक्स, योर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, और रीजनिंग, ये दोनों मिला करके आपके पास 10 मार्क्स के आते हैं, है ना। अगर हम बात करते हैं बच्चों कहाँ पे, देखो जनरल साइंस तो पूरा ही पढ़ के जाना हो, क्योंकि कंप्लीट वेटेज आपके पास क्या रहने वाली है बच्चा, आपके पास 10 नंबर की रहेगी। उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी आपके पास आ जाती है। आपने जितनी भी बार मेरे मुंह से सुना होगा, मैंने आपको यही बोला है कि साइंस में देखो 9th और 10th पर ज्यादा फोकस रखना, यहां से ही आपका मैक्सिमम पोर्शन हो जाएगा। अगर मैं जीके की बात करूं तो जीके में देखो, एक तो जीके वाला पोर्शन आएगा जो आपका स्टैटिक जीके में काउंट हो जाता है, तो जनरल नॉलेज में काउंट होता है। दूसरा आपका करंट अफेयर्स भी इसी के अंदर इंक्लूडेड है। प्लस अगर हम लास्ट पोर्शन जो अपने पास क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, 5 सवाल आपको क्वांट के देखने को मिलेंगे, 5 सवाल आपको किसके, रीजनिंग के देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये पूरा का पूरा जो नॉन नर्सिंग है वो बटा हुआ है, और आपके पेपर में आपको इस तरीके के सवाल देखने को मिलेंगे। अब हम शुरुआत करेंगे साइंस से। देखो मैंने आपको आप सभी बच्चों ने मुझे बोला कि मैम 25 का पेपर थोड़ा सा डिफिकल्ट था। अगर हम 25 के बेसिस पर, क्योंकि जो रीसेंट ईयर के पेपर होते हैं उन्हीं के बेसिस पर हमको अपना एनालिसिस करना चाहिए। अगर हम 25 के बेसिस पर चले तो आप लोगों ने अगर नोटिस किया हो तो साइंस उतनी डायरेक्ट नहीं पूछी जा रही है, कंसेप्ट बेस्ड साइंस आपसे पूछी जा रही है। बट वो कंसेप्ट कहीं बाहर से नहीं पूछे हैं, जो मैंने आपको अभी तक गाइड किया है या जो मैंने चीज आपको समझाई है वहीं से आपका जो है आ रहा है। अगर आप देख के चलेंगे, रेजिस्टेंस के सवाल आए पूछे गए हैं, आपका टिश्यू से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं, रिएक्शंस पे क्वेश्चन पूछे गए, इन्हीं सारे टॉपिक्स को मैंने आपको बार बार बोला है पढ़ने के लिए। ठीक है, तो आप भले से ये आपके पास कंसेप्ट बेस्ड रही है, लेकिन ये 9th और 10th के बाहर नहीं जा रहा है, आपका वहीं पर घूम रहा है।
ऐसा नहीं है कि आपसे कोई 11th का या तो फिर आपसे कोई 12th का क्वेश्चन उठा के इसने पूछ लिया है, वहीं पर घूम रहा है। लेकिन फर्क जो आपको देखने को मिलेगा, मान लीजिए पहले कभी आपसे ये पूछ लेता कि निम्नलिखित में से कौन सा कंपाउंड है, या तो फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंपाउंड, है ना। अब की बार क्या करता है, आपको कंपाउंड से रिलेटेड अगर उसको सवाल पूछे तो 4 स्टेटमेंट देगा। अब पहले आपको अगर एग्जांपल याद था तो आप कंपाउंड का आंसर करके आ जाते। अब लेकिन आपको कंपाउंड, अगर वो टॉपिक से क्वेश्चन आया है, आपको उसकी कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए, तभी जाकर के आप उन 4 स्टेटमेंट्स में से ये चूज कर पाएंगे कि कौन सा सही है या कौन सा गलत है। ठीक है, तो इसलिए बोल रही हूँ कि कंसेप्ट बेस्ड आ रहे हैं, तो आपको जो चीज मैंने शुरुआत से बोली है, आपको लाइन टू लाइन पढ़नी है, और जो इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स आपको लगते हैं उनको आपको नोट डाउन कर लेना है। अब वन लाइनर्स नोट डाउन करने का ये मतलब नहीं होता कि मैम वन लाइनर नोट डाउन कर ले और हो गया काम। तो उसको एक बार देखो, ज्यादा समय नहीं लगेगा, 15-15 मिनट अगर आप मॉर्निंग में उठ के अपनी पढ़ाई शुरू करते हैं तो 15 मिनट अगर आप इन वन लाइनर्स पे इन्वेस्ट करेंगे, लिखने का भी समय नहीं है ना, तो एनसीईआरटी आप उठा लीजिए, वहां से अगर आप उसको हाईलाइट भी कर लेंगे, 15 मिनट आप उधर मॉर्निंग में इन्वेस्ट करो, 15 मिनट इवनिंग में इन्वेस्ट करो, इतना ही चाहिए। इसके अलावा आपको कुछ नहीं एक्स्ट्रा इसके अंदर अपना इनपुट देना है कि मैम बहुत ही ज्यादा आपको डीप में इसका स्टडी करना है, नहीं, उतना नहीं करना। जिनमें से सबसे बड़ा प्लस पॉइंट आपके पास क्या है, बायोलॉजी है। बायो, क्योंकि तुम मेडिकल के स्टूडेंट हो तो आप लोगों के लिए बहुत आसान है कि बायो का कोई भी सवाल पूछेगा, देखो ह्यूमन फिजियोलॉजी का क्वेश्चन आएगा तो बहुत आसानी से कर पाओगे, बट अगर जूलॉजी और बॉटनी से क्वेश्चन पूछ लिया गया तो फिर वहां पे थोड़ी सी डिफिकल्टी आती है, आई टोटली अंडरस्टैंड। बट उसके लिए भी आपको यू शुड स्टिक विद रीडिंग एनसीईआरटी लाइन टू लाइन। आप एनसीईआरटी को लाइन टू लाइन रीड कर लीजिए। आप एनसीईआरटी को लाइन टू लाइन रीड करेंगे, वहां पे जो आपको हाईलाइटेड चीज लग रही है या जो लग रहा है कि मैम ये इंपॉर्टेंट सा दिख रहा है, वो आप रख लो बात के लिए। जो तुम्हें मतलब ऐसा तो है नहीं ना कि सब कुछ ही नहीं आता होगा, कुछ तो आता ही होगा। उसमें से जो ऐसा लग रहा है अच्छा ये नई चीज सीखी है मैंने, उसको हाईलाइट करो, 1-2 दिन के बाद फिर से रिवाइज कर लेना। दिस इज हाउ यू शुड प्रिपेयर योर साइंस। ठीक है, अब देखो, अगर ये तो बात हो गई कि इंपॉर्टेंट लाइनर्स या इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको याद रखने हैं, जो की एग्जांपल्स होते हैं वो भी आपको याद रखने हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन के बारे में यहाँ पे मैं बात करना चाहूंगी। हमने एक पोटेंशियल एनर्जी का क्वेश्चन देखा था, जिसमें उसने स्प्रिंग पोटेंशियल नहीं, जिसमें उसने पोटेंशियल एनर्जी के जो है ना डिफरेंट एग्जाम्पल्स के ऊपर वो क्वेश्चन दिया हुआ था। अगर आप यही नहीं समझ पा रहे हैं कि जो पर्टिकुलर एग्जाम्पल है उसमें किस तरीके की एनर्जी स्टोर्ड है, तो काम खराब हो जाएगा। तो जब भी आप इनको पढ़ने जाएंगे तो जो की एग्जांपल्स हैं उन पे जरा ध्यान दीजिएगा। उनको एक भी बार रीड करोगे ना आपको याद हो जाएगा, बट उन पे थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देना। हो सकता है कि एग्जांपल से भी आपके पास एमसीक्यूज पूछे जाए। ठीक है, और तीनों में आपको ऐसे करना है, कोई एमसीक्यूज में आपसे न्यूमेरिकल तो पूछ नहीं रहा, थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन पूछ रहा, कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछ रहा, दैट्स इट। फिजिक्स की बात करो, केमिस्ट्री की बात करो, बायोलॉजी की बात करो, सबके लिए मैंने आपको ये बताया 9-10 का एनसीईआरटी है, उसको एक बार आप लाइन टू लाइन रीड कर लीजिए एंड दैट्स इट। इसके अलावा कुछ नहीं आपको पढ़ने की जरूरत है। जनरल साइंस में कवर करवा चुकी हूं, उसको भी अगर आप पढ़ लोगे, वो भी आपको बहुत ही प्रिसाइज और सटीक तरीके से पढ़ाया गया है, उतने से भी आपका काम हो जाएगा। ठीक है जी, चलिएगा, ये तो हुई साइंस की बात। आगे बढ़िए, अब हम बात करते हैं जीके की। अब बच्चों अगर जीके की बात करोगे तो जीके भी आपका ऐसा, मैंने जैसे अभी समझाया कि जीके में कुछ सवाल आपके जनरल नॉलेज से पूछे जाएंगे, कुछ सवाल आपके करंट अफेयर से पूछे जाते हैं। करंट अफेयर तो अपना ही सेपरेट सिनेरियो है, लास्ट 6 मंथ के आपको पढ़ के जाने हैं। उसमें से मैंने जो आपका ट्रेंड नोटिस किया है उसके लिए अलग से वीडियो मैंने आपको बना के दे दी थी कि जैसे बुक्स के नेम, ऑथर्स के नेम पूछ लेता है आपसे, और क्या क्या पूछा जा रहा है भाई, इंपॉर्टेंट हेल्थ स्कीम पूछ लिया, नया कुछ भी जो भी आपकी हेल्थ सेक्टर से रिलेटेड, जैसे अभी बजट आया, बजट से रिलेटेड कोई सवाल पूछ लिया, तो वो सारी चीजों पर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है ना। यही आपका ट्रेंड रहा है पेपर का, इसके अलावा तो वो कुछ पूछ नहीं रहा। लेकिन लास्ट 6 मंथ के तो कम से कम भी रिक्वायर्ड है कि ये आपको पढ़ के जाने हैं। ओके जी, चलेगा, बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। अब बात करते हैं हम जीके की। जीके के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की वीडियो आपके पास आ चुकी है, ठीक है। वो मैंने आपको कट टू कट बता दिया है कि कहां कहां से सवाल पूछा गया है, क्या आपका एग्जाम एनालिसिस कहता है, और किन टॉपिक्स को आपको अपनी टॉप प्रायोरिटी पर रखना है। आप उस वीडियो को जाकर के चैनल पे देख लीजिएगा। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि 3 पोर्शन के अंदर यहाँ पे बटा हुआ है, हिस्ट्री है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है। अगर आप हिस्ट्री की बात करोगे, हिस्ट्री पे वैसे तो मैंने आपको बहुत सारे जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक बताए हैं आप उन पे फोकस कर सकते हैं। देखो बच्चों, हिस्ट्री ना बहुत ही ज्यादा वास्ट है, लेकिन अब कुछ चुनिंदा टॉपिक्स पे ही अगर आप फोकस करेंगे तो ज्यादा फायदे में रहोगे, एज कंपेयर टू अगर ये सोचने चले कि मैम सब पढ़ लेते हैं।
फॉर एग्जाम्पल आपका एक सवाल एग्जाम में पक्का पूछा जाता है, जो अपना ईस्ट इंडिया कंपनी जब इंडिया में रूल किया करती थी, प्री इंडिपेंडेंस हिस्ट्री जिसको हम बोल देते हैं, तो उससे एक पक्का सवाल पूछता है। चाहे फिर कभी उसने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट पूछा हो, कभी उसने मुरली कमेटी के बारे में पूछा, कुछ भी पूछा उसने, लेकिन एक सवाल पक्का पूछा है। तो यहां से क्या पता चलता है कि मैम जितनी की मूवमेंट्स हैं, जितने भी बड़े बड़े आंदोलन हुए हैं, जो भी सत्याग्रह हुआ है, जो भी जैसे डांडी मार्च हुआ था, डिसोबीडियंस मूवमेंट हुई थी, चोरा चोरी आपके पास इंसिडेंट हुआ था, उनको जो हाईलाइटेड चीजें हैं उनको पढ़ लेते हैं, बस दैट्स इट। कोई भी डीप में आपको पढ़ने की जरूरत नहीं, बस उनको पढ़ लो, तो वहां से क्या होगा, की डेट्स आपको याद रहेंगी, है ना। उसी तरीके से अगर आप पॉलिटी पे फोकस करोगे, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स जो हैं उन पे सवाल पक्का आ रहा है, एक क्वेश्चन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में पक्का आ रहा है, तो व्हाई नॉट स्टडी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। जब हमको पता है भाई पूरा पॉलिटी पढ़ने बैठेंगे तो बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होगा, और अमेंडमेंट भी ऐसा नहीं होता कि तुमने एक बार रीड कर लिया तो याद हो गया, भाई हो गया याद, नहीं ऐसा नहीं होता, वी हैव टू रिमेंबर इट। आपको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को बार बार पढ़ना पड़ेगा, तभी जाकर के वो याद होंगी, ऐसे याद नहीं होंगी। तो कॉन्स्टिट्यूशन पे थोड़ा सा ज्यादा फोकस रखिएगा, अमेंडमेंट देख लो, है ना। कुछ की अमेंडमेंट हमने डिस्कस भी कर ली है। फिर बात करते हैं हम ज्योग्राफी के। रिवर का सवाल पूछता है, हर दूसरे साल रिवर का क्वेश्चन पूछ लेता है। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का सवाल पूछता है जी, तो वो सारे आप जान लीजिए, रामसर साइट, रिवर हो गया, वेजिटेशन हो गया, क्लाइमेट हो गया, ये सारी चीजें आपको जो है ध्यान में रखते हुए चलनी है अगर आप जीके की बात करते हो। फिर आगे चलिएगा, आगे हम बात करेंगे अगेन रीजनिंग एंड मैथ्स की। रीजनिंग और मैथ्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की वीडियो मैंने अभी लास्ट ही आप लोगों के साथ शेयर की है। बच्चे बहुत बोल रहे थे कि मैम मैथ्स के भी बता दो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या हैं। रीजनिंग के भी मैं बता देती हूँ, कोडिंग डिकोडिंग है, अल्फाबेट सीरीज है, नंबर सीरीज है, ब्लड रिलेशन है, और आपका सिटिंग अरेंजमेंट है। यहीं से आपके मैक्सिमम क्वेश्चंस बनते हैं। EMRS में भी यही ट्रेंड उसने रखा है, और आपका यहाँ पर भी यही ट्रेंड रखेगा। लेकिन देखो वहां पर जब भी मैंने आपको बात करी जीके की, अगर मैं बात करूं, या तो फिर मैंने आपके साइंस की बात करी, मैंने आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए नहीं बोला था। लेकिन बच्चा यहां पर आप बिना क्वेश्चन प्रैक्टिस के काम नहीं चला सकते। अगर तुम इस सेक्शन में 10 नंबर स्कोर करना चाहते हो तो आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। क्या वो क्वेश्चन प्रैक्टिस अंधाधुंध करनी है कि मैम कुछ भी आ जाए तो उसको हम करें? नहीं। आप क्या कीजिए, देखो मैंने सोल्व करवाया है, वो डिफरेंट सिनेरियो है ना। मैम आपने सोल्व करवा दिया, लेकिन खुद से भी सोल्व कीजिए। खुद से एक बार 2015 से 2025 तक का जितना भी आपका आरआरबी का PYQs है उसे उठाइए और उसको सॉल्व करना शुरू कीजिए। अब ऐसे नहीं है कि हाँ पहला सवाल जनरल साइंस का था इसे कर लिया, नहीं। रीजनिंग के क्वेश्चन छांटो, उसमें से मैथ्स के क्वेश्चन छांटो, सेपरेटली उनको सॉल्व करो, और फिर आपको सेल्फ एनालिसिस करना है। सेल्फ एनालिसिस कैसे करना है भाई? अगर पहले पेपर के अंदर आपका परसेंटेज गलत हो रहा है तो उसको लिखोगे भाई परसेंटेज मुझे नहीं आता। दूसरे पेपर में भी परसेंटेज गलत हुआ, नोट डाउन कीजिए। तीसरे में भी, और 3 पेपर में गलत हो गया ना, तो इसका मतलब परसेंटेज सीखने की जरूरत है, और परसेंटेज इज एन इंपॉर्टेंट टॉपिक, तो उस पर ध्यान दो। ये नहीं है कि भाई बैठ गए और HCF LCM आ रहा है नहीं आ रहा, एक बार सवाल पूछा गया उसी को करी जा रहे हैं, है ना। तो जो आपके, जब मैं बोलती हूँ कि जो आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको प्रायोरिटी पे रखिए, तो उसका ये मतलब होता है कि आपको PYQ को सोल्व करना है, वहां से अपने टॉपिक्स चूज कीजिए। वो टॉपिक्स कितने इंपॉर्टेंट हैं ये आपको पता होना चाहिए, और उन्हीं टॉपिक्स पे फिर आपको फोकस करना है। उनके कंसेप्ट सीखो, फिर उनके कंसेप्ट सीख लिए, 2-4 सवाल सॉल्व करो, फिर से वापस गेट बैक टू PYQ। सोल्व हो रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आपकी यूट्यूब क्लासेस चलती हैं, उन पे आप आइए। अच्छा मैम वर्क और टाइम मेरा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वर्क एंड टाइम का क्वेश्चन है, मैंने कंसेप्ट सीख लिया है, मैंने PYQs कर लिए हैं, अब मैम ने क्लास में क्वेश्चन दिया है, सोल्व हो रहा है, बल्ले बल्ले है जी, बढ़िया अच्छी बात है, सोल्व हो रहा है, बट सोल्व नहीं हो रहा, तो अब यहाँ पे समस्या है। तो इसका मतलब थोड़ी सी और मेहनत की जरूरत है, फिर और मेहनत करो, है ना। तो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू प्रिपेयर फॉर योर नॉन नर्सिंग पार्ट इन दिस लास्ट मंथ। ये है तुम्हारी वो एक फाइनल रणनीति जिसकी मदद से तुम एग्जाम के पार ही पहुंच जाओगे, समझ रहे हो, वो भी विद सिलेक्शन। ऐसा नहीं कि पार ही चले गए कि मैम सिलेक्शन कहाँ रह गया, सिलेक्शन को साथ में लेके। तो बच्चों इस तरीके से पढ़ लीजिए, और तीनों चीजों को, आपको जीके करंट अफेयर को, जनरल साइंस को, रीजनिंग मैथ को पैरेलली चला लीजिए। चाहे आप दिन का ½ एन आवर इन्वेस्ट करें विद रिस्पेक्टिव टू योर सब्जेक्ट, लाइक अगर आप आधा घंटा इन्वेस्ट करते हैं तो आपके पास कितना, 2.5 घंटा भी नहीं, 1.5 घंटा हो गया,
ठीक है, 1.5 आवर हो जाएगा, इससे ऊपर तो क्या ही कुछ नहीं है, इतना इतना कर लो बस, ठीक है। लेकिन कोशिश करो, बिकॉज नो नर्सिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज गोइंग टू मेक डिफरेंस इन योर मार्क्स, ठीक है जी। तो फिलहाल इस सेशन के लिए इतना ही। और अगर आप लोग चाहते हैं कि मैम बैचेज में एनरोल करना, तो मैं आपको फटाफट एक बार बैचेज में एनरोल करने का तरीका बता देती हूँ। तो आप कोई भी ब्राउजर ओपन कर लीजिएगा, 1 सेकेंड। तो आप यहाँ पर अडा 24/7 सर्च कर सकते हैं, पहले लिंक पर जाइएगा, ऑल कोर्सेज पर चले जाइएगा, यहाँ से नर्सिंग, नर्सिंग से नर्सिंग महापैक, ये है बच्चों आपका नर्सिंग महापैक। आप चाहो तो इसमें एनरोल कर सकते हो, बाय नाउ पर आप क्लिक कर सकते हैं। बाय नाउ पर क्लिक करते ही यहाँ पर आप कूपन कोड अप्लाई कर सकते हैं YT43। आप इस कूपन कोड को अप्लाई कर लीजिए, ये आपके पास बैच जो है डिस्काउंटेड प्राइस के साथ आपको मिल जाएगा। उसके अलावा अगर आपको RRB का स्पेसिफिक बैच चाहिए, तो ये रहा बच्चों आपका RRB नर्सिंग सुपरिटेंडेंट का फाइनल बैच, विच इज योर वंदे भारत अंत्योदया बैच। आप इसमें एनरोल कर सकते हैं। इसमें एनरोल करने के लिए आप यू कैन क्लिक ऑन बाय नाउ, बाय नाउ पर क्लिक कीजिए। यहाँ से अगेन आपका सेम ही कूपन कोड रहने वाला YT43, आप इस पे अप्लाई कर लीजिए एंड देन आपको ये बैच भी डिस्काउंटेड प्राइस में मिल जाएगा। अगर कोई EMRS वाला बच्चा है तो वो लक्ष्य बैच के अंदर एनरोल कर सकता है। आपका कूपन कोड मैं फिर से लिख देती हूँ यहाँ पर YT43, आप इसमें एनरोल कर लीजिए, ठीक है जी। बात समझ में आ गई आपको? चलेगा, बहुत बढ़िया बात है। तो इस तरीके से पढ़ो, और कोई डाउट आता है तो यू कैन शेयर विद मी। टेलीग्राम चैनल है नो नर्सिंग बाय महक मैम, या तो आप कमेंट ड्रॉप कर लीजिएगा, मैं पढ़ लूंगी, ठीक है। चलो, तो थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट, और इसी तरीके से पढ़ते रहिए और खुश रहिए। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, बाय बाय।